हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आज हम लुसेंट से बायोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है लुसेंट में। तो लुसेंट से एक दिक्कत होती है कि लुसेंट से क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्योंकि सारे लुसेंट में 500 पेज हैं। वो डायरेक्ट फैक्ट दिए हुए हैं, इतना तो नहीं रट सकता, कोई नहीं याद कर सकता है। और लुसेंट एक इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम को उठाइए और एनालिसिस करिए। लुसेंट से 85 से 90% तक क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम में तो 100% इतने क्वेश्चन लुसेंट से ही आते हैं। और यहाँ तक पीसीएस में भी 70 से 75% तक क्वेश्चन लुसेंट से आते हैं। तो हर एग्जाम के लिए लुसेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या छोड़ें क्या पढ़ें कैसे करें, क्योंकि इतना तो नहीं पढ़ सकते। तो लुसेंट को इस प्रकार मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं जो कि लुसेंट से हैं बिल्कुल। और जितना इंपॉर्टेंट है इसमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया, एक भी पॉइंट को मिस नहीं किया गया। जितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है उतना सभी कुछ इसमें जो है कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण। तो हमारा टॉपिक है जीवधारियों का वर्गीकरण। तो जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वर्गीकी कहा जाता है। जीवों के अध्ययन को वर्गीकी कहा जाता है और वर्गीकी कहा जाता है। और वर्गीकी के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो कैरोलस लीनियस को माना जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक वर्गीकरण का अधिकार आधार तो जोन रे इन्होंने सबसे पहले जीवों के वर्गीकरण में वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया था। किसने? तो जॉन रे ने। और कैरोलस लीनियस इन्होंने 1735 में अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में बांटा है। इसमें दो भागों में बांटा है, पादप जगत और जंतु जगत, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, पादप जगत और जंतु जगत में। और इसीलिए लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लीनियस को कहा जाता है। और इन्होंने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति शुरू की थी। और इसमें पहला शब्द वंश से आता है और दूसरा जो है वो जाति से आता है। यानी कि द्विनाम पद्धति में जो है हेमो वंश है और सेपियंस जाति। पांच जगत प्रणाली परंपरागत द्विजगत पद्धति का स्थान 1969 में आर.एच. वेटेकर ने लिया। और इन्होंने समस्त जीवों को कितने 5 समूह में बांटा है। इन्होंने जो है समस्त जंतुओं को किस में बांटा है? तो इन्होंने समस्त जीवों को जो है 5 भागों में बांटा है, 5 समूह में बांटा है। तो पहला है मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत में इसमें सभी प्रकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु यानी कि साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया शामिल हैं। और इसमें सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, यानी कि इसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, इसमें अभाव होता है। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। क्या? तंतुमय जीवाणु भी। और दूसरा है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा इसमें विविध प्रकार की एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल है। इसमें विविध प्रकार के एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल है। और पादप एवं जंतु के बीच कड़ी क्या होती है? युगलिना। और युगलिना इसी में आता है। और ये प्रकाश और अंधेरे दोनों में जीवित रह सकता है। क्या? युगलिना। अमीबा और पैरामीशियम प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया परजीवी जो होता है इसी के उदाहरण है। तीसरा है कवक। ये यूकैरियोटिक तथा परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। क्या होते हैं? ये यूकैरियोटिक तथा परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। और इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण किसमें? कवक में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। जैसे, और ये कवक क्या है? जैसे मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम, ये किसके उदाहरण है? कवक के। अगला है पादप, यानी कि चौथा है पादप। इस जगत में सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव शामिल हैं। जैसे शैवाल, मोस, पुष्पीय, अपुष्पीय, बीज वाले पौधे इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। जंतु, इसमें सभी बहुकोषीय जंतु उपभोक्ता शामिल हैं। इसमें क्या? तो इसमें सभी बहुकोषीय जंतु उपभोक्ता शामिल हैं। इन्हें मेटाजोआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटाजोआ भी कहा जाता है। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी में आता है। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी जो है वो इसी में आते हैं। स्तनधारी जीव जो है वो इसी में आते हैं। व्हिटेकर के वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है तो वो है कोशिका की संरचना, पोषण की विधि और शारीरिक संगठन। चलिए आगे देखते हैं।
तो अगला टॉपिक है हमारा कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो सेटोलॉजी, सेटोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? तो पुरकिंजे ने, पुरकिंजे ने 1839 में जीव द्रव्य का नामकरण किया। यह क्या होता है? तो यह तरल, गाढ़ा, रंगीन, पारभासी, लसलसा और वजन युक्त पदार्थ है। हक्सले, जीव द्रव्य का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य को दो भागों में बटा होता है, जीव द्रव्य जो है वो दो भागों में बटा होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। और जीव द्रव्य का 99% जो भाग है वो 4 तत्वों से बना होता है। किस किस से? ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन यानी कि 2.5% यानी कि 2.5%। जीव द्रव्य का 80% भाग जो है वो क्या होता है? जल होता है, जल। अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात तो 81:19 होता है, यानी कि जीव द्रव्य में अकार्बनिक पदार्थ 81 और कार्बनिक यौगिक 19 होते हैं। अब बात करते हैं कोशिका। तो कोशिका, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। क्या है? तो कोशिका जो है वो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। इसकी जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की होती है, सेप्टिकम की होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा की होती है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की, सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी तो शुतुरमुर्ग के अंडे की और सबसे लंबी की बात की जाए तो वो तंत्रिका तंत्र की है। कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत 1838 से 1839 में स्लाइडेन और स्वान ने, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया 1848-49 में। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देख। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है और प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसे क्या? केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। उसमें जो है केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। अब देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। दो प्रकार की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और इनमें मुख्य अंतर क्या होता है? तो विशेषता यानी कि केंद्रक, तो प्रोकैरियोटिक में जो है केंद्रक अविकसित, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है इसमें। और यूकैरियोटिक में ये पूर्ण विकसित होती है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है और पूर्ण विकसित होती है। कोशिकांग, तो कोशिकांग झिल्ली युक्त अंग, झिल्ली युक्त अंग अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली युक्त अंग जो है वो अनुपस्थित होता है और पूर्ण विकसित अंग उपस्थित होता है यूकैरियोटिक में। राइबोसोम, तो राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80 इस प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषण थाइलाकाइड में, लाकाइड में, थाइलोकाइड में होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है यूकैरियोटिक में। कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किसकी? तो कोशिका भित्ति जो होती है वो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और जबकि पादपों में सेलुलोज की बनी होती है, पादपों में सेलुलोज की बनी होती है। डीएनए, तो डीएनए एक एकल सूत्र के रूप में, किसमें? एकल सूत्र के रूप में हिस्टोन प्रोटीन सहित होता है। यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित होता है, हिस्टोन प्रोटीन युक्त होता है। श्वसन, तो श्वसन जो है प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, जबकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन असूत्री होता है, कोशिका विभाजन असूत्री होता है तथा यूकैरियोटिक में समसूत्री तथा अर्धसूत्री होता है। अब हम बात कर लेते हैं कोशिका के मुख्य भाग। तो कोशिका के मुख्य भाग, कोशिका भित्ति होती है कोशिका में। तो कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है कोशिका भित्ति। सेलुलोज का बना भाग है। कार्य तो कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करना। इसका जो कार्य है वो कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करना है। कोशिका झिल्ली की बात की जाए तो कोशिका झिल्ली यह प्रत्येक कोशिका के बाहर एक पतली लचीली झिल्ली होती है। यह प्रत्येक कोशिका के बाहर एक पतली लचीली झिल्ली होती है। यह अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। इसका जो कार्य है वो कोशिका के अंदर जाने वाले और बाहर आने वाले पदार्थों का चयन करना है। इसका जो कार्य है वो कोशिका के अंदर जाने वाले और बाहर आने वाले पदार्थों का चयन करना है। अंतः प्रद्रव्य जालिका, अगला है हमारा अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो अंतः प्रद्रव्य जालिका की जो खोज है वो पोर्टर ने की थी।
और ये केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक फैली होती है। किसे? केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक फैली होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसे कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका को कहा जाता है। राइबोसोम, तो राइबोसोम की जो खोज है वो पैलाडे ने की थी, पैलाडे ने। और यह आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। ये किसका बना होता है? आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। और इसका जो कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो अल्टमैन नाम सी बैंड के द्वारा की गई थी खोज। और इसे कोशिका का शक्ति केंद्र, कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और इसमें अपना स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम होता है। ग्लैग गोल्जी कोय, तो गोल्जी कोय की जो खोज है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी, कैमिलो गोल्जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से कई बार प्रश्न बना हुआ है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है किसे? गोल्जी कोय को। गोल्जी कोय को जो है कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। लाइसोसोम की बात की जाए तो लाइसोसोम की जो खोज है वो डी डुबे ने की है। लाइसोसोम की जो खोज है वो डी डुबे ने की है। और आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लवक, तो लवक यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यानी कि लवक जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक, तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। हरित लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं और इसे कोशिका की रसोई कहते हैं। इसे जो है कोशिका की रसोई कहते हैं। और इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। मैग्नीशियम धातु हरित लवक में पाई जाती है। अवर्णीय लवक, तो अवर्णीय लवक रंगहीन भोजन संग्रह यानी कि जड़ तना में होते हैं भोजन संग्रह, और रंगहीन होते हैं, इनमें रंग नहीं होता है। वर्णीय लवक, तो वर्णीय लवक रंगीन होते हैं, लाल पीला आदि, जैसे गाजर में कैरोटीन, टमाटर में लाइकोपेन, ये वर्णीय लवक है। केंद्रक, तो केंद्रक की जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की है। रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग, जो कोशिका का निरंतर केंद्र है, जो कोशिका का क्या है? निरंतर केंद्र है, कोशिका का निरंतर केंद्र है। इसमें धागे नुमा जाल होता है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। इसमें धागे नुमा जाल होता है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए की संरचना, अब हम डीएनए के बारे में देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा डीएनए। तो डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड की 3 इकाइयों से बना होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड किससे? 3 इकाइयों से बना होता है। शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, शर्करा यानी कि डीऑक्सीराइबोस डीएनए में। नाइट्रोजन बेस, तो नाइट्रोजन बेस ये 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन बेस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। प्यूरिन यानी कि एडिनिन और गुआनिन, एडिनिन और गुआनिन। और पिरिमिडीन, तो पिरिमिडीन साइटोसिन या थाइमिन। वाटसन एवं क्रिक 1953, वाटसन एवं क्रिक। डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है। ये वाटसन एवं क्रिक मॉडल में कहा गया कि डीएनए की जो संरचना है वो कैसी? द्विकुंडलित होती है। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा गुआनिन और साइटोकाइनिन के 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं, के बीच जो है 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। डीएनए के कार्य क्या है? तो डीएनए ये आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। क्या करता है? आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। क्या करता है? यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। और इसकी इकाई जो होती है वो जीन होती है। आरएनए की संरचना और निर्माण देख लेते हैं। तो आरएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है और इस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इसमें थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल का प्रयोग किया जाता है। थाइमीन के स्थान पर किसका? यूरेसिल का प्रयोग किया जाता है। आरएनए एक कुंडलित होता है, वो ये एक कुंडलित होता है, वो द्विकुंडलित होता है डीएनए। आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। आरएनए यानी कि राइबोसोम आरएनए, यह राइबोसोम पर लगे होते हैं और प्रोटीन निर्माण की अंतिम क्रिया यही होती है। प्रोटीन निर्माण की जो अंतिम क्रिया होती है वो यही होती है। टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, यह अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक लाते हैं। एमआरएनए
तो यह केंद्रक के बाहर संदेश लाते हैं कि किस प्रकार का प्रोटीन बनना है। डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या होता है? तो डीएनए यानी कि शर्करा कैसी होती है? तो डीएनए में जो शर्करा होती है वो डीऑक्सीराइबोस होती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। बेस क्या होता है? तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल का प्रयोग किया जाता है। थाइमिन की जगह किसका? यूरेसिल का प्रयोग किया जाता है। संरचना, तो संरचना डीएनए की जो संरचना है वो द्विकुंडलित होती है और आरएनए की एक एकल कुंडलित होती है। मुख्य स्थान, तो आरएनए केंद्रक में पाए जाते हैं, जबकि ये केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में आरएनए। तो पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? तो पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर देख लेते हैं। तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति जो है वो उपस्थित होती है पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है और पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, यानी कि नहीं पाई जाती। लवक, तो पादप कोशिका में उपस्थित होता है लवक, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। और तारक काय, तो तारक काय पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। ध्यान रखना, तारक काय जो है वो पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। रसधानी, तो रसधानी जो है वो पादप कोशिका में बड़ी होती है और जंतु कोशिका में छोटी होती है रसधानी। आकार, तो आकार पादप कोशिका का आयताकार होता है और जंतु कोशिका का क्या होता है? वृत्ताकार होता है जंतु कोशिका का। तो कोशिका के अंग एवं उनके खोजकर्ता, किसने खोज की? तो कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की 1665 में, और केंद्रक की खोज तो रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 में। जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य पुरकिंजे 1839, जीव द्रव्य की जो खोज है वो पुरकिंजे ने की है 1839 में। गोल्जी कोय, तो गोल्जी कोय कैमिलो गोल्जी। माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया अल्टमैन 1886, माइट्रोकॉन्ड्रिया अल्टमैन 1886। राइबोसोम की खोज जीई पैलाडे ने की है। और लाइसोसोम डी डुबे ने की है। लाइसोसोम की जो खोज है वो डी डुबे ने की है। तारक काय, तो तारक काय की जो खोज है वो टी वोबेरी ने की है। और ये हो जाते हैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा जो है वो है कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन को जो सर्वप्रथम है वो विर्चाओ ने 1855 में देखा था, और असूत्री विभाजन होते हैं। तो असूत्री विभाजन, यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? अविकसित कोशिकाओं में होता है, जैसे जीवाणु, नीलहरी सवार, ईस्ट अमीबा तथा प्रोटोजोआ। और इसमें कोई जटिल प्रक्रिया नहीं होती, केंद्रक सीधे 2 भागों में बट जाता है। कोई जटिल प्रक्रिया नहीं होती, केंद्रक जो है वो सीधे 2 भागों में बट जाता है। दूसरा है समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन की खोज वॉल्टर फ्लेमिंग ने की है। किसने? वॉल्टर फ्लेमिंग ने की 1889 में। और इन्होंने ही 1882 में इसे माइटोसिस नाम दिया था। क्या दिया था? माइटोसिस। और ये जो विभाजन है कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन जो है वो कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती है। कैसी? 2। और इनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं के बराबर ही रहती है। समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं, तो इंटरफेस, यह विभाजन की तैयारी की अवस्था है और इसमें डीएनए का द्विगुण होता है। क्या होता है? द्विगुणन होता है, द्विगुणन। और प्रोफेस, तो प्रोफेस यह विभाजन की प्रथम अवस्था है और इसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और केंद्रक झिल्ली गायब होने लगती है। तो मेटाफेज, इसमें गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर जमा हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर का निर्माण पूर्ण होता है। और एनाफेज, तो एनाफेज यह सबसे कम अवधि यानी कि 2-3 मिनट की अवस्था है और इसमें क्रोमेटिड्स विपरीत ध्रुवों की ओर खिंचते हैं। और टेलोफेज, तो टेलोफेज यह प्रोफेज का उल्टा है। यह प्रोफेज का क्या है? उल्टा है। प्रोफेज का उल्टा है। और केंद्रक झिल्ली पुनः दिखाई देने लगती है और 2 केंद्रक बन जाते हैं। अब आता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन का जो नामकरण है वो फार्मर तथा मुरे ने किया था 1905 में। और खोज, तो सबसे पहले वीजमैन, अर्धसूत्री विभाजन की जो खोज है वो सबसे पहले वीजमैन ने की, लेकिन विस्तृत अध्ययन जो है वो स्टार्सबर्गर ने किया। और यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो केवल जनन कोशिकाओं में होता है।
अर्धसूत्री विभाजन की दो मुख्य अवस्थाएं हैं। अर्धसूत्री विभाजन की दो मुख्य अवस्थाएं हैं। क्या है? तो मीसेंस फर्स्ट, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। क्या? न्यूनकारी। और इसकी जो है प्रोफेज फर्स्ट, तो सबसे लंबी होती है और इसकी जो है उप 5 अवस्थाएं हैं। कितनी? उप 5 अवस्थाएं हैं। लेप्टोटेन, गुणसूत्र धागे की तरह दिखने लगते हैं। जाइगोटिन, गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं जिससे सिनेप्सिस कहते हैं, जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है। अगला है पैकेटीन। तो पैकेटीन यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है जिसे आनुवांशिक पुनर्संयोजन होता है। ठीक। और अगला है डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन जोड़े अलग होने लगते हैं और कियाजेनमेटा दिखाई देता है। और अगला है डाइकिनेसिस। क्या है? डाइकिनेसिस, केंद्रक झिल्ली पूरी तरह गायब हो जाती है। इसमें जो है केंद्रक झिल्ली पूरी तरह गायब हो जाती है। और मेसियस सेकंड क्या है? तो मेसियस सेकंड यह बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान होता है। किसके? समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से जो है 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? तो गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी रह जाती है। समसूत्री एवं अर्धसूत्री में अंतर क्या है? तो समसूत्री और अर्धसूत्री में अंतर, तो समसूत्री कायिक कोशिकाओं में होते हैं जबकि अर्धसूत्री जनन कोशिकाओं में होते हैं। समसूत्री में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता और अर्धसूत्री में क्रॉसिंग ओवर होता है। समसूत्री से वृद्धि और मरम्मत होती है जबकि अर्धसूत्री से युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, यानी कि जैव विकास और आनुवांशिकी में, यानी कि समसूत्री और अर्धसूत्री में एक टेबल के फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे जो विभाजन है इनका अंतर है, इनमें क्या क्या होता है। तो समसूत्री में कायिक कोशिका होती है जबकि अर्धसूत्री में जनन कोशिका होती है। समसूत्री में जो है 2 कोशिकाएं बनती हैं। संतति कोशिकाएं जो है वो 2 कोशिकाएं बनती हैं जबकि इस अर्धसूत्री में 4 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक। और समसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो समान रहती है जबकि अर्धसूत्री में आधी रह जाती है। क्या हो जाती है? आधी रह जाती है। क्रॉसिंग ओवर, तो समसूत्री में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और अर्धसूत्री में जो है क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? होता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वृद्धि, मरम्मत और घाव भरना, यानी कि समसूत्री का वृद्धि करना, मरम्मत करना और घाव भरना, जबकि इसमें युग्मक का निर्माण होता है अर्धसूत्री से। अब देख आगे हमारा अगला टॉपिक है जैव विकास। प्रारंभिक निकट कोटि के जीवों से कृमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास है। क्या है? जैव विकास है। समजात अंग, वे अंग जो संरचना में समान हो लेकिन कार्य भिन्न हो, जैसे मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपाद, यानी कि घोड़े के जो अग्रपाद है और मनुष्य के हाथ। ठीक। समरूप अंग, तो समरूप अंग होते हैं वे अंग जो कार्य में समान हो लेकिन संरचना भिन्न हो, जो कार्य में समान हो और संरचना भिन्न हो, जैसे कि तितली और पक्षी के पंख। और अवशेषी अंग वे अंग जो पूर्वजों से विकसित थे पर अब कार्यहीन है। पूर्वजों में तो विकसित थे पर अब कार्यहीन है, जैसे निमेशक झिल्ली, अपेंडिक्स, कान की मांसपेशियां। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने? तो 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टॉपिक है हमारा जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के सिद्धांत लैमार्क, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अच्छे से देखना। 1809 में पिलिशपाइन जूलॉजी की पुस्तक में सिद्धांत दिया है और इसका जो मुख्य आधार है वो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। और इसके उदाहरण है जिराफ की गर्दन का लंबा होना। इसका जो उदाहरण है वो है जिराफ की गर्दन का लंबा होना। डार्विनवाद, अब आता है डार्विनवाद। तो डार्विनवाद चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में सिद्धांत दिया था। उनकी पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इसका जो मुख्य आधार है वो है प्राकृतिक वर्णवाद। और इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि योग्यतम की उत्तरजीविता की बात कही है। किसकी? योग्यतम की उत्तरजीविता की बात कही है। अगला है उत्परिवर्तनवाद। तो उत्परिवर्तनवाद के जो प्रतिपादक हैं वो हैं हुगो डी ब्रिज। और इन्होंने बताया कि विकास अचानक होने वाले परिवर्तनों के कारण होता है। विकास जो है वो अचानक होने वाले परिवर्तनों के कारण होता है। आनुवांशिकी,
के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने मटर के पौधे में जो इसका जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधे में किया था, मटर के पौधे में किया था। आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बैटसन, किसने? बैटसन ने 1905 में किया। जीन, तो जीन शब्द सर्वप्रथम जोहानसन ने 1909 में दिया है जीन शब्द। मेंडल के प्रमुख नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। फेनोटाइप जीव का बाह्य स्वरूप, जेनोटाइप जीव का आनुवांशिक संगठन। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का फेनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 होता है। आनुवांशिकी, आनुवांशिकी जेनेटिक्स वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। क्या? जो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि कोई रोग जो आपकी पहली पीढ़ी में था वो फिर दूसरी पीढ़ी में आ गया तो वो आनुवांशिक लक्षण है। इसके अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। महत्वपूर्ण खोज एवं शब्दावली देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण खोज यानी कि आनुवांशिकी का पिता, तो आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने मटर में इसका प्रयोग किया था आनुवांशिकी का। और डब्ल्यू वाटसन, तो डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो जेनेटिक्स शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो डब्ल्यू वाटसन ने किया था 1905 में। जोहानसन 1909 में जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। टी.एच. मॉर्गन, तो टी.एच. मॉर्गन इन्हें प्रायोगिक आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है और इन्होंने जो है लिंकेज की खोज की थी। अगला टॉपिक है मेंडल के आनुवांशिकता के कुछ नियम दिए हैं। तो मेंडल ने मटर के 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को चुना था और जिनके 3 मुख्य नियम थे, यानी कि प्रभाविता का नियम, जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। पृथक्करण का नियम, तो पृथक्करण का नियम है युग्मक बनते समय लक्षणों के कारक अलग अलग हो जाते हैं और इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। दो या दो से अधिक लक्षणों की जो वंशागति है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, यानी कि एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस। तो एक संकर क्रॉस यानी कि 3:1 और द्विसंकर क्रॉस में 9:3:3:1। अगला है गुणसूत्र टॉपिक। तो गुणसूत्र का जो नामकरण है वो वोल्टेयर ने 1888 में वोल्टेयर ने किया है। गुणसूत्रों पर स्थित जीन ही आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होते हैं। मानव में गुणसूत्र तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, कुल 46 होते हैं। 22 जोड़ी ऑटोसोम समान होते हैं, यानी कि 22 जोड़ी जो ऑटोसोम है वो समान होते हैं और 23वीं जोड़ी लिंग गुणसूत्र कहलाती है। 23वीं जोड़ी क्या कहलाती है? लिंग गुणसूत्र कहलाती है, यानी कि पुरुष में XY और महिला में XX होते हैं। पुरुष में XX होते हैं और महिला में पुरुष में XY और महिला में XX। और 23वीं जो लिंग जोड़ी है वो गुणसूत्र कहलाती है। आनुवांशिक विकार, तो आनुवांशिक विकार। वर्धानता, तो वर्धानता इसमें व्यक्ति जो है लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाता है और यह एक्स लिंक्ड बीमारी और इसकी वर्धानता की जो वाहक होती है वो महिलाएं होती हैं। हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया रक्त का धक्का नहीं जमता और इसे रॉयल डिसीज भी कहते हैं। रॉयल डिसीज किसे कहते हैं? हीमोफीलिया को। और हीमोफीलिया में जो है रक्त का धक्का नहीं जमता है, यानी कि अगर खून का रिसाव शुरू हो जाए तो वहाँ पे जैसे चिपचिपा सा होकर कुछ धक्का सा बन जाता है तो वो नहीं बनता है अगर हीमोफीलिया है। सिकल सेल एनीमिया, तो हीमोग्लोबिन की कमी और आरबीसी का आकार हंसिए जैसा हो जाता है। डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, यानी कि गुणसूत्र इसमें 47 गुणसूत्र होता है। इसमें व्यक्ति मानसिक रूप से मंद होता है। इसमें जो है व्यक्ति क्या होता है? मानसिक रूप से मंद होता है। टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम जो है वो महिलाओं में होता है। महिलाओं में स्त्रियां इसमें बांझ होती हैं। 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ककाइन फेल्टर सिंड्रोम, तो ये पुरुषों में होता है और इसमें पुरुष नपुंसक होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ। लिंकेज, जब दो जीन एक ही गुणसूत्र पर पास होते हैं और साथ साथ वंशागत होते हैं। म्यूटेशन, तो म्यूटेशन जीन में होने वाला अचानक परिवर्तन है। म्यूटेशन क्या है? तो म्यूटेशन जीन में होने वाला अचानक परिवर्तन। और प्लायोट्रोपी, तो प्लायोट्रोपी जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है तो वो प्लायोट्रोपी कहलाता है। जंपिंग जीन, तो जंपिंग जीन बारबरा मैक्लिटॉक्स ने मक्के में इसकी जो है खोज की थी। चलिए आगे चलते। अगला टॉपिक है वनस्पति विज्ञान और पेड़ पौधों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं।
और इसके जनक थियोफ्रैक्टस हैं। कौन है? थियोफ्रैक्टस। और ए ईचलर ने 1883 में पादप जगत का विस्तृत वर्गीकरण किया है। किसने? ए ईचलर ने। पादप जगत के बारे में, तो पादप जगत अपुष्पोभिद और पुष्पोभिद यानी कि बीज रहित, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये अपुष्पोभिद हैं। अपुष्पोभिद और पुष्पोभिद, तो पुष्पोभिद दूसरी श्रेणी पुष्पोभिद है। पादप जगत दो भागों में बटा हुआ है, अपुष्पोभिद और पुष्पोभिद। तो पुष्पोभिद में नग्न बीजी और आवृत बीजी आते हैं। आवृत बीजी आते हैं। थैलोफाइटा देख लेते हैं। तो थैलोफाइटा यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। थैलोफाइटा पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है और इसका शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं होता। जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता, इसे थैलेस कहते हैं। इसमें संवहन उत्तक नहीं पाए जाते। थैलोफाइटा में क्या होता है? संवहन उत्तक नहीं पाए जाते हैं। फिर है शैवाल। तो शैवाल ये प्राय स्वयपोषी होते हैं। शैवाल इनमें पर्णहरित होता है। शैवाल में पर्णहरित होता है और ये स्वयपोषी होते हैं और इनकी जो कोशिका भित्ति है वो कुछ है किसकी? तो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। लाभदायक शैवाल कौन से होते हैं? तो भोजन के रूप में जिनका प्रयोग किया जाता है तो पोरफायरा, अल्वा यानी कि समुद्री सलाद के रूप में, और सरगाशम, लैमिनेरिया और नोस्टॉक। आयोडीन बनाने में लैमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया। खाद के रूप में तो नोस्टॉक, एनाबीना और केल्प। ये सब शैवाल के ही प्रकार हैं। व्यापार में तो जेलिडियम एवं ग्रीसिलेरिया से प्राप्त जेली बनाने में, औषधि बनाने में तो क्लोरोलिन और कोरेला शैवाल से, और टिंचर आयोडीन से। अनुसंधान कार्यों में तो कोलेरेरा और एसेटाबुलेरिया और बेलोनिया। अंतरिक्ष अनुसंधान कोलेरा को अंतरिक्ष यान के कैबिन के होज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन और जल और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरेला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब आता है कवक। तो कवक क्या है? ये पर्णहरित रहित, संवहन उत्तक रहित और विविध पोषी होते हैं। कोशिका भित्ति किसकी? तो काइटिन की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति है काइटिन की बनी होती है। संचित भोजन तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। भोजन में संचित ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवकों से होने वाले पादप रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग कवकों से होता है। मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का अंगमारी रोग, गेहूं का ढीला स्मट और काला रस्ट, धान की जो भूरीपर्ण है वो भूरीपर्ण चित्ती। तो ये सब रोग जो है किससे होते हैं? ये कवक से होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनता है, पूरे चांसेस हैं यहाँ से प्रश्न बनने के। मानव में रोग तो दमा, एथलीट फुट, दाद और खाज और गंजापन, ये कवक से होने वाले रोग हैं और यहाँ से पहले भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बने हुए हैं। मशरूम तो यह एक कवक है मशरूम, जिसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। मशरूम एक कवक है जिसमें उच्च मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए लाइकेन यह कवक तथा शैवाल का सहजीवी संबंध है। यह कवक तथा शैवाल का क्या है? सहजीवी संबंध है। कवक जल, खनिज और विटामिन देता है। कवक जो है वो जल, खनिज और विटामिन देता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण कर भोजन देता है। शैवाल क्या देता है? प्रकाश संश्लेषण कर भोजन देता है। वायु प्रदूषण का संकेतक तो लाइकेन होता है। वायु प्रदूषण का संकेतक क्या होता है? लाइकेन होता है। लाइकेन यह वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी होता है। जहाँ वायु में SO2 गैस अधिक होती है वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन क्या कहलाते हैं? तो कॉर्टिकोल्स कहलाते हैं। कॉर्टिकोल्स। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन तो सेक्सिकोल्स कहलाते हैं। सेक्सिकोल्स। आर्थिक महत्व क्या क्या है लाइकेन के? तो लिटमस पेपर यानी कि रोशेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पेपर जो होता है वो रोशेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। इत्र बनाने में लोबेरिया एवर्निया और लोबेरिया ये इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। भोजन के रूप में तो इंडोकार्पन यानी कि जापान में इसकी सब्जी बनती है, और परमेलिया यानी सालन के रूप में। औषधि उसनिक अम्ल से एंटीबायोटिक बनाई जाती है। उसनिक अम्ल से क्या बनाई जाती है? एंटीबायोटिक। और यह एक क्या है? तो यह एक क्या है? तो लाइकेन है। और ब्रायोफाइटा, अब देख लेते हैं ब्रायोफाइटा। ये सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। ब्रायोफाइटा सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इनमें संवहन उत्तक का अभाव होता है। इनमें क्या होता है? संवहन उत्तक का अभाव होता है।
और स्फैग्नम, यह मोस अपने भार से 18 गुना अधिक पानी सोख सकता है। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में और ईंधन के रूप में होता है। किसके रूप में? एंटीसेप्टिक और ईंधन के रूप में। अब देख लेते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी दार्शनिक थियोफ्रैक्टस ने किया था। कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध हेलोटिज्म भी कहते हैं। कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? हेलोटिज्म भी कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो वनस्पति विज्ञान, अब हमारे यहाँ से शुरू होता है वनस्पति विज्ञान। तो पेड़ पौधों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पेड़ पौधों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान। और थियोफ्रैक्टस, इसके जनक थियोफ्रैक्टस हैं। एचलर ने 1883 में पाद सॉरी एक मिनट रिपीट हो गया है। और अब हमारा टॉपिक है वनस्पति विज्ञान। जीवाणु। जीवाणु जीवाणु की जो खोज है तो एंटोनी बिनोन और ल्यूवेन हॉक ने 1683 में की थी। और इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। नामकरण जीवाणु का किसने किया था? तो एहरेनबर्ग ने 1829 में किया था। लुइस पास्टर ने रेबीज का टीका, लुइस पास्टर ने क्या? रेबीज का टीका और दूध के पाश्चुरीकरण की खोज की है। रॉबर्ट कॉच, तो रॉबर्ट कॉच ने कोला तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की है। तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की है। जीवाणु के प्रकार, तो छड़ाकार यानी कि बेलनाकार या छड़ जैसा होता है। गोलाकार होते हैं, तो गोलाकार सबसे छोटा जीवाणु होता है। कोमा रूपी, तो कोमा रूपी अंग्रेजी के चिन्ह कोमा जैसा। सर्पिलाकार यानी कि स्प्रिंग जैसा। कुछ उपयोगिता देख लेते हैं। राइजोबियम, तो राइजोबियम मटर कुल के पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम क्या करता है? मटर कुल के पौधों की जड़ों में स्थिरीकरण करता है। दूध से दही के लिए लैक्टोबैसिलस। और चमड़ा कमाने और चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में। एंटीबायोटिक्स स्टेप्टोमाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन बनाने में। हानियां क्या क्या हैं? तो टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, न्यूमोनिया, तपेदिक और प्लेग आदि रोग, ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, न्यूमोनिया, तपेदिक, प्लेग आदि। ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इसमें 25,000 कितनी 25,000 प्रजातियां जो हैं वो इसमें पाई जाती हैं। इसमें संवहन उत्तक का पूर्ण अभाव होता है। इसमें जो है संवहन उत्तक का पूर्ण अभाव होता है। इसमें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इसे क्या? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ये निषेचन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। किसके? निषेचन के लिए जो है जल पर निर्भर करते हैं। इनमें वानस्पतिक जड़ें नहीं होती। ब्रायोफाइटा में वनस्पतिक जड़ें नहीं होती। जड़ों के स्थान पर मूलाभास होता है, मूलाभास। स्फैग्नम, यहाँ मोस अपने भार से 18 गुना अधिक जल सोख लेता है। इसका उपयोग पौधों को सुखाने से बचाने के लिए और एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। इसका जो प्रयोग है वो किस में होता है? तो पौधों को सूखने से बचाने के लिए और एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। इसे सुखाकर ईंधन की तरह भी प्रयोग किया जाता है। यह समुदाय मृदा अपरदन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा क्या है? ये प्रथम संवहन उत्तक है। टेरिडोफाइटा, तो ये प्रथम संवहन उत्तक युक्त स्थलीय पौधे हैं। पौधों का शरीर जड़, तना और पत्ती में स्पष्ट रूप से विभाजित होता है। यानी कि टेरिडोफाइटा के जो पौधे होते हैं उनमें शरीर जड़, तना, पत्ती में स्पष्ट रूप से विभाजित होता है। इनका मुख्य पादप शरीर जो है वो बीजाणुद्विज होता है। इनमें जनन बीजाणु द्वारा होता है। जनन किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं द्वारा होता है। और बीजाणुधानी में बनते हैं, जो बीजाणुधानी में बनते हैं। ये छायादार और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा जो है वो छायादार और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है फर्न, मार्सिलिया और इक्विसिटम एजोला। नग्न बीजी, अगला टॉपिक है नग्न बीजी। और नग्न बीजी, तो बीज नग्न होते हैं क्योंकि अंडाशय का अभाव होता है इनमें। ये पौधे बहुवर्षीय, काष्ठकीय और लंबे होते हैं। नग्न बीजी जो पौधे होते हैं वो बहुवर्षीय, काष्ठकीय और लंबे होते हैं। इनमें वायु परागण होता है। इनमें क्या होता है? वायु द्वारा परागण होता है। यानी कि वायु के द्वारा कहीं से उड़कर आकर कहीं पे बीज का गिर जाना और वहां पे पौधा जम जाना। साइकस, तो तने से स्टार्च निकालकर साबूदाना बनाया जाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना साइकस के तने से स्टार्च निकालकर, और इसे लिविंग फासिल कहते हैं। लिविंग फासिल।
इसका नर युग्मक और बीजांड पादप जगत में सबसे बड़ा होता है। पाइन्स क्या है, तो पाइन्स इसके पराग कणों से सल्फर वर्षा होती है। पाइन्स के पराग कणों से क्या होती है, सल्फर वर्षा होती है। इसके बीज से चिलगोजा जिम्नोस्पर्म का मेवा प्राप्त होता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा यानी कि चिलगोजा प्राप्त होता है। कुछ इंपॉर्टेंट होता है, तारपीन का तेल तो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। सेड्रस का तेल देवदार से प्राप्त होता है। और पेंसिल की लकड़ी, तो पेंसिल की लकड़ी जो है जूनिपर्स की लकड़ी से प्राप्त होती है। और टैक्सोल, तो टैक्सोल यानी कि कैंसर की दवाई, ये टैक्सस से होती है, टैक्सस से मिलती है। आवृतजीवी, तो आवृतजीवी बीज हमेशा फल के अंदर बंद होते हैं। आवृतबीजी बीज जो है वो हमेशा फल के अंदर बंद होते हैं। एक बीजपत्री मक्का, गेहूं, चावल, बांस, गन्ना, नारियल, खजूर, लहसुन और प्याज, ये क्या है, ये आवृतबीजी है। और एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री में मूली आती है, सरसों, कपास, दलहन, आम, टमाटर, सूरजमुखी। अब कुछ प्रमुख कुल दिए हुए हैं। क्रूसीफेरी, तो क्रूसीफेरी मूली, सलजम, सरसों। और अगला कुल है, अगला है मालवेसी, तो मालवेसी कपास, भिंडी, गुड़हल। लेग्यूमिनोसी, तो लेग्यूमिनेसी सभी दलहन, बबूल, गुलमोहर, अशोक, झुरमुई। कंपोजिट सूरजमुखी, गेंदा, कुसुम सबसे बड़ा कुल है। रुटेशी, तो रुटेशी नींबू, संतरा और बेल। नींबू, संतरा, बेल ये रुटेशी कुल में आते हैं। किसमें, रुटेशी कुल में। कुकुरबिटेसी, अगला है कुकुरबिटेसी, इसमें तरबूज, लौकी, कद्दू, करेला यानी कि कुकुरबिटेसी। तरबूज, लौकी, खीरा, ककड़ी सब आ जाएंगे इसी में। और अगला है सोलिनेशी, अगला क्या है, सोलिनेशी, तो इसमें आलू, मिर्च, बैंगन, टमाटर, धतूरा और तम्बाकू आते हैं। और राजेशी, तो रोजोसी में आते हैं रोजेसी, सेब, बादाम, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी। ग्रामीनिया, तो इसमें गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, बाजरा। और अब कुछ प्रमुख टॉपिक क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे बड़ा पुष्प रेफिलेसिया का पुष्प होता है। सबसे छोटा पुष्प तो वुल्फिया का होता है। सबसे बड़ा बीज लोडोसिया। और सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे बड़ा वृक्ष सिकोया। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में होता है। सबसे छोटा जो गुणसूत्र होता है वो शैवाल में होता है। सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम में होता है। किसमें, ट्रिलियम में। चलिए आज की क्लास को अगला टॉपिक है हमारा पादप उत्तक। पादप उत्तक, तो देख लेते हैं पादप उत्तक का परिचय। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान हो क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। पौधों के उत्तकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक विभेजोत्की उत्तक। इन उत्तकों की जो कोशिकाएं हैं वो लगातार विभाजित होती रहती हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। विभेजोत्की उत्तक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। इनकी जो कोशिकाएं हैं वो लगातार विभाजित होती रहती हैं। एक है शीर्षस्थ, ये जड़ और तने के शीर्ष भाग में होते हैं और इनसे पौधों की लंबाई बढ़ती है। क्या होता है, लंबाई बढ़ती है। दूसरा है पार्श्व, ये तने और जड़ की चौड़ाई में होते हैं और इनसे पौधों की क्या होती है, मोटाई बढ़ती है। और तीसरे हैं अंतर्वेशी, तो अंतर्वेशी ये तने की गांठों के पास पाए जाते हैं और घास खाने वाले जानवर जब ऊपर का हिस्सा खा लेते हैं तो यही उत्तक दोबारा बढ़ने में मदद करता है। और दूसरा प्रकार है स्थायी उत्तक। जब विभेजित के उत्तक विभाजन की क्षमता खो देते हैं तो वे स्थायी रूप ले लेते हैं और इन्हें सरल उत्तक में बांटा जाता है। मृदूतक इनका काम भोजन संचय करना है। वो क्या करना है, भोजन संचय करना है। यदि क्लोरोफिल हो तो इसे क्या कहा जाता है, क्लोरोनिचिया। और जलीय पौधों में इसे अरेनिचिमा कहा जाता है। स्थूल कोण यह पौधों को लचीलापन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, पौधों को लचीलापन प्रदान करते हैं। दृढ़ उत्तक, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो मृत होती हैं और ये पौधों को कठोर बनाता है। यह पौधों को क्या करता है, कठोर बनाता है, जैसे नारियल का बाहरी रेशा। अगला है जटिल उत्तक अगला प्रकार। इन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं जटिल उत्तक। इन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं। एक है जाइलम, तो जाइलम इसका जो कार्य है वो जड़ से जल और खनिज को पत्तियों तक पहुंचाना, किसका, जाइलम का कार्य है। जाइलम जैसे जल, इस तरीके से याद रखना। ये पौधों को यांत्रिक मजबूती भी देता है। वार्षिक वलय, जाइलम उत्तक के बनने से ही तने में
बनते हैं जिनसे पौधों की आयु का पता चलता है। क्या करता है? पौधों की आयु का पता चलता है। डर्मेटोलॉजी कहलाता है इनका अध्ययन। और दूसरा है फ्लोएम। तो फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना इसका कार्य है। और इसे बास्ट भी कहा जाता है। क्या? बास्ट भी कहा जाता है। फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। चालनी नलिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण क्या देख लेते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश की उत्पत्ति में क्लोरोफिल, जल और CO2 की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलती है। ऑक्सीजन जो निकलती है इससे, तो वो किसके उप उत्पाद के रूप में निकलती है। 6CO2 प्लस 12H2O प्लस प्रकाश से क्या बनता है? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये इसका फॉर्मूला है प्रकाश संश्लेषण का। मुख्य तथ्य हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। क्या होती है? लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। और बैंगनी रंग के प्रकाश में इसकी जो दर है प्रकाश संश्लेषण की, बैंगनी रंग में सबसे कम और लाल रंग में सबसे ज़्यादा होती है। यह यानी कि उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो उपचयन और अभिचयन की प्रक्रिया होती है। जल का उपचयन होकर ऑक्सीजन बनती है और CO2 का अपचयन होकर ग्लूकोज बनाता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं भी इसमें हैं। एक तो प्रकाश अभिक्रिया, दूसरी अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया यह क्लोरोफिल के ग्रेना में होती है और इसके लिए क्या होता है? प्रकाश अनिवार्य होता है प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए। अप्रकाशिक अभिक्रिया यह क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। किसमें? स्ट्रोमा में होती है, स्ट्रोमा में होती है और इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अब कुछ पादप हार्मोन के बारे में हम देख लेते हैं। नियंत्रित करने वाले रसायन है ये कुछ, यानी कि पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाले कुछ रसायन, यानी कि ऑक्सिन्स। तो ऑक्सिन्स क्या होता है? ऑक्सिन्स की जो खोज है वो डार्विन ने की थी 1880 में। ऑक्सिन्स की जो खोज है वो डार्विन ने की है 1880 में। और ये पौधों के ऊपरी हिस्से में बनता है। कहाँ पे बनता है? पौधे के ऊपरी हिस्से में बनता है। और इसका कार्य क्या होता है? तो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करना। ऑक्सिन्स क्या करता है? पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, खरपतवार को नष्ट करना और फलों को गिरने से बचाना इसका कार्य है। जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन कुरोशावा इसकी जो खोज है वो कुरोशावा ने की है और कार्य तो बोने पौधों को लंबा करना, फूल बनाने में मदद करना और बीजों की सुप्त अवस्था को तोड़ना। बीजों की किसे? सुप्त अवस्था को तोड़ना। साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन की जो खोज है वो मिलर ने की है 1955 में। इसका कार्य होता है साइटोकाइनिन का कोशिका विभाजन में मदद करना और यह RNA और प्रोटीन में बनने में सहायक है। RNA और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। क्या? साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है। एबिसिसिक एसिड, तो एबिसिसिक एसिड यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। एबिसिसिक एसिड जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है और यह बीजों को सुप्त अवस्था में रखता है और पत्तियों के विलग्न में मुख्य भूमिका, यानी कि झड़ने में मुख्य भूमिका जो है वो निभाता है। एक एथिलीन आता है। यह गैसीय रूप में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन है कि जो गैसीय रूप में पाया जाता है वो है एथिलीन। प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में मदद करता है ये। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एथिलीन या एसिटीन का उपयोग होता है। किसका? एथिलीन और एसिटीन का उपयोग होता है। फ्लोरीजेंस, तो फ्लोरीजेंस क्या है? तो फ्लोरीजेंस यह फूल खिलने वाला हार्मोन भी इसको कहा जाता है। फूल खिलने वाला हार्मोन भी जो है इसको कहा जाता है। ये पत्तियों में बनता है लेकिन फूलों को खिलने में मदद करता है। ये पत्तियों में बनता है लेकिन फूलों को खिलने में मदद करता है। कौन सा? फ्लोरीजेंस। ट्राउमेटिन, तो ट्राउमेटिन क्या करता है? यह पौधों के जख्मों और घावों को भरने में मदद करने वाला हार्मोन है ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन। अगला टॉपिक है हमारा पादप रोग। पादप रोग, तो इसे हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन के लिए है और कंप्लीट लूसेंट पढ़ाई जा रही है, तो इसमें कुछ समझाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, फैक्ट ही ज़्यादा है। तो विषाणु जनित रोग, पादप रोग में हम देख लेते हैं विषाणु जनित रोग। तो तंबाकू का मोजेक रोग जो है ये एक विषाणु जनित रोग है और इसका जो कारक होता है तो वो क्या होता है? टोबैको मोइसिस वायरस। इसमें पत्तियों का सिकुड़ना और छोटा होना, क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो नष्ट हो जाता है। पोटैटो का मोजेक रोग, तो मोजेक रोग जो होता है पोटैटो का, इसका कारण पोटैटो वायरस एक्स कारक होता है। पत्तियों में चितकबरापन और बोनापन आ जाता है। बंकी टाप ऑफ बनाना, तो बंकी टाप ऑफ बनाना वायरस 1 इसका कारक है। पौधे बोने रह जाते हैं। इससे क्या होता है? पौधे बोने रह जाते हैं और पत्तियां एक जगह गुच्छे जैसी जमा हो जाती हैं। अब जीवाणु जनित रोगों को देख लेते हैं। जीवाणु जनित रोग, आलू का सैथिल रोग, ये एक जीवाणु जनित रोग है, आलू का सैथिल रोग। और इसे रिंग रोग भी कहा जाता है। जाइलम पर प्रभाव पड़ता है, इसका जाइलम पर प्रभाव पड़ता है जिससे जल का संवहन रुक जाता है आलू के सैथिल रोग में।
ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, तो ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, कपास के पौधों पर भूरे काले धब्बे बन जाते हैं। क्या होते हैं? कपास के पौधे पर भूरे काले धब्बे बन जाते हैं। धान का अंगमारी रोग, तो धान का अंगमारी रोग जो है वो पत्तियों के किनारों पर पीले हरे धब्बे दिखाई देते हैं। धान का अंगमारी रोग, तो इससे पत्तियों के किनारों पर पीले हरे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। साइट्रस कैकर क्रैकर कैंकर, तो साइट्रस कैंकर है नींबू की पत्तियों और टहनियों पर छोटे छोटे भूरे घाव जैसे धब्बे बन जाना। अब देखते हैं कवक जनित रोग, तो कुछ कवक जनित रोग हैं। गन्ने का लाल सड़न रोग जो है वो तने में लाल रंग की धारियां पड़ जाती हैं इससे। गन्ने का लाल सड़न रोग, तो इसमें तने में लाल रंग की धारियां पड़ जाती हैं। मूंगफली का टिक्का रोग, जो कि पत्तियों पर गोल काले धब्बे बन जाते हैं। गेहूं का ढीला इसमट, तो ये क्या है? ये बालियों में काला पाउडर भर जाना। गेहूं का किट्टू रोग, पत्तियों पर नारंगी भूरे धब्बे बन जाना। बाजरे का इरगोट रोग, बालियों से चिपचिपा पदार्थ निकलना। धान का ब्लास्ट रोग, तो ये पत्तियों पर नाव के आकार के धब्बे बन जाते हैं। इसमें पत्तियों पर क्या होते हैं? नाव के आकार के धब्बे बन जाते हैं। तो कुछ तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में है, तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। आम और बैंगन में लिटिल लीफ यानी कि जस्ता की कमी से होता है। आम और बैंगन में जो लिटिल लीफ रोग होता है वो जस्ता की कमी से होता है। नींबू में डाइबैक तांबा की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ तांबे की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। किसकी? जस्ता की कमी से होता है। और ये यहाँ पे लिख भी रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धान में खैरा रोग बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। फुल गोभी में विपटेल, तो ये मोलिब्लेडम की कमी से होता है। मोलिब्लेडम ब्लेडम की कमी से होता है। संघ कॉर्डेटा, तो संघ कॉर्डेटा, इस संघ में वे जंतु रखे गए हैं जिन्हें जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड अवश्य पाया जाता है। नोटोकॉर्ड अवश्य पाया जाता है। प्रमुख वर्ग, तो प्रमुख वर्ग मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग श्वसन ये केवल गिल्स द्वारा श्वसन करते हैं, गिल्स द्वारा। इनका जो हृदय होता है द्विकक्षीय होता है और इनमें केवल अशुद्ध रक्त पंप होता है, अशुद्ध रक्त पंप होता है। और ये क्या होते हैं? असमतापी होते हैं। मत्स्य वर्ग जो है वो असमतापी होते हैं। सार्क, सार्क इनमें कोई वास्तविक हड्डी नहीं होती। सार्क पूरा कंकाल सार्क का जो है वो उपास्थि का बना होता है और इसे डॉग फिश भी कहते हैं। कौन सी फिश? डॉग फिश। महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ इंपॉर्टेंट, यानी कि समुद्री घोड़ा क्या है? तो एक मछली है, जबकि तारा मछली एक मछली नहीं है। तारा मछली जो है वो एक मछली नहीं है, लेकिन समुद्री घोड़ा एक मछली है। अब आता है उभयचर वर्ग, तो उभयचर वर्ग की जो प्रकृति होती है जल और थल दोनों स्थानों पर रह सकते हैं उभयचर वर्ग वाले। इनका हृदय तीन कक्षीय होता है। दो आलिंद और एक निलय होता है। ये फेफड़ों, त्वचा और गिल्स तीनों से सांस ले सकते हैं। ये फेफड़ों, त्वचा और गिल्स तीनों से सांस ले सकते हैं। मेंढक की त्वचा श्वसन में मुख्य भूमिका निभाती है, यानी कि मेंढक की जो त्वचा है वो श्वसन में मुख्य भूमिका निभाती है। और इनके लार्वा को टेडपोल क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। टेडपोल कहते हैं। अगला वर्ग है सरीसृप वर्ग, तो सरीसृप वर्ग ये रेंग कर चलने वाले और असमतापी जीव हैं। क्या? रेंग कर चलने वाले और असमतापी जीव हैं। इनका जो हृदय होता है वो तीन कक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय चार कक्षीय होता है। ये इसका अपवाद है। सरीसृप में मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो चार कक्षीय होता है, लेकिन बाकी सभी सरीसृप का जो हृदय होता है वो तीन कक्षीय होता है। विषैले सांप यानी कि कोबरा दुनिया का एकमात्र ऐसा सांप है जो कि घोंसला बनाता है। कौन सा? कोबरा। चिपकली हेलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली चिपकली होती है। हेलोडर्मा, हेलोडर्मा। पक्षी वर्ग, अब आता है पक्षी वर्ग, तो पक्षी वर्ग के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं, यानी कि ये नियततापी होते हैं। ये वार्म ब्लडेड जीव होते हैं। शरीर का तापमान स्थिर रहता है पक्षियों के। ये नियततापी होते हैं, इनका तापमान बदलता नहीं है। इनका हृदय जो है वो पूर्णतः चार कक्षीय होता है। तो पक्षियों का हृदय जो है वो चार कक्षीय होता है। कंकाल इनकी हड्डियां खोखली होती हैं और उनमें हवा भरी होती है। पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं और उनमें क्या होती है? हवा भरी होती है, जिसे वातित हड्डियां, क्या? वातित हड्डियां कहते हैं। श्वसन, तो मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। और वायु कोष फेफड़ों से जुड़े रहते हैं। वायु कोष जो है वो फेफड़ों से जुड़े रहते हैं। और इनके अगले पैर पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। किसमें? पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं अगले पैर। जबड़े दांत रहित चोंच में बदल जाते हैं। उनके जो जबड़े होते हैं वो दांत रहित चोंच में बदल जाते हैं। उत्सर्जन यानी कि इनमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है ताकि शरीर का वजन कम रहे और उड़ने में आसानी हो, यानी कि इनमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि शतुरमुर्ग, तो शतुरमुर्ग यह सबसे बड़ा जीवित पक्षी है और यह उड़ नहीं सकता। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है और यह उड़ नहीं सकता। इसका जो अंडा होता है, इसके अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है शतुरमुर्ग के अंडे की।
हमिंग बर्ड ये सबसे छोटा पक्षी है और ये पीछे की ओर भी उड़ सकता है। हमिंग बर्ड जो है ये उल्टा यानी कि पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। कीवी, तो कीवी यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है और उड़ नहीं सकता। पेंगुइन यह अंटार्कटिका में पाया जाने वाला न उड़ सकने वाला समुद्री पक्षी है पेंगुइन। तो पेंगुइन भी क्या है, अंटार्कटिका में पाया जाने वाला न उड़ सकने वाला पक्षी है। आर्क्योप्टेरिक्स, आर्क्योप्टेरिक्स तो यह सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। क्या माना जाता है, पक्षियों के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। मेरा टॉपिक है स्तनधारी वर्ग। तो स्तनधारी वर्ग यानी कि जंतु जगत का सबसे विकसित वर्ग है और इनके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं और ये समतापी क्या होते हैं, समतापी वार्म ब्लडेड होते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार इन्हें 3 उपवर्गों में बांटा गया है। कितने, 3 उपवर्गों में। प्रोटोथीरिया, पहला वर्ग है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया में वो आते हैं जो अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। ये स्तनधारी सरीसृप के बीच की कड़ी माने जाते हैं। स्तनधारी और सरीसृप के बीच की कड़ी माने जाते हैं। इनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं लेकिन चुचुक नहीं होते। इनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं। इनमें बाह्य कर्ण का क्या होता है, अभाव होता है। इनमें बाह्य कर्ण का अभाव होता है। ये स्तनधारी होने के बावजूद अंडे देते हैं, जैसे एकिडना और प्लेटिपस। प्लेटिपस और एकिडना इसकी क्या है, एग्जाम्पल है और ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा वर्ग है मेटाथीरिया। तो मेटाथीरिया ये अपरिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले स्तनधारी हैं। ये न तो अंडे देते हैं और न ही पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। इनके बच्चों के विकास के लिए शरीर के चरण तंत्र, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज है वो 1628 में विलियम हार्वे किसके द्वारा की गई थी, तो 1628 में विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। और रक्त परिसंचरण मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं इसके। कितने, 4 भाग होते हैं, हृदय, धमनी, सिरा और रक्त। हृदय, तो हृदय यह मनुष्य के शरीर का वह अंग है जो रक्त को पंप करता है। क्या करता है, रक्त को पंप करता है और यह हृदय पेशियों का बना होता है। किसका बना होता है, हृदय जो है हृदय पेशियों का बना होता है और शरीर का वह अंग है जो रक्त को पंप करता है शरीर में। इसका जो वजन होता है वो कितना होता है, तो 300 ग्राम। हृदय पेरिकार्डियम, तो हृदय पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा होता है। हृदय जो है वो पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा होता है। कोष्टक, मनुष्य में कितने, तो 4 कोष्टक होते हैं, ऊपर के 2 आलिंद और नीचे के 2 नीले। हृदय की धड़कन, तो हृदय की धड़कन, सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना, 72। और अगर भ्रूण अवस्था में बात की जाए तो 150 बार धड़कता है। रक्तदाब, तो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, यानी कि बीपी, तो 120/80 mmHg होता है, यानी कि 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। रक्तदाब मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, तो स्फिग्नोमेनोमीटर। क्या कहा जाता है, स्फिग्नोमेनोमीटर। धमनी और सिरा, तो धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है और सिरा में क्या, यानी कि इनका देख लेते हैं। तो धमनी हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त ले जाने का जो कार्य करती है वो धमनी करती है और अंगों से हृदय की ओर रक्त को लाने का कार्य सिरा करती है। शुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त होता है यानी कि ऑक्सीजन युक्त, जबकि सिरा में अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। धमनी, तो धमनी पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी जो है ये अशुद्ध रक्त ले जाती है और ये एक अपवाद है। बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है लेकिन पल्मोनरी धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त ले जाती है और यह इसका अपवाद है। और सिरा, पल्मोनरी सिरा ये शुद्ध रक्त ले जाती है और यह भी एक अपवाद है क्योंकि सभी सिराओं में जो है अशुद्ध रक्त होता है। रक्त, तो रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है और शरीर के कुल भार का लगभग कितना, तो 7%, शरीर के भार का 7% रक्त होता है शरीर में। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 है, जो कि यह हल्का क्षारीय है क्योंकि 7 जो होता है अगर 7 से ऊपर जाए तो क्षारीय होगा और 7 से नीचे यानी कि अगर नीचे हो 7 से कम हो, 6 हो, 5 हो, 6.5 हो, तो वो अम्लीय होगा। एक स्वस्थ मनुष्य में औसत कितना, तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना, तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त के 2 मुख्य भाग होते हैं, प्लाज्मा 60% और रुधिराणु 40%, और इन दोनों से मिलकर रक्त बनता है। प्लाज्मा, तो प्लाज्मा यह रक्त का निर्जीव तरल भाग होता है, निर्जीव तरल भाग होता है प्लाज्मा जो है रक्त का। और प्लाज्मा में 90% जल होता है, 90% जल होता है प्लाज्मा में और 7% प्रोटीन और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है।
इसका कार्य पचे हुए भोजन और हार्मोन का संवहन करना है। इसका कार्य क्या है? तो पचे हुए भोजन और हार्मोन का संवहन करना है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष भाग को क्या कहा जाता है? सीरम। इसे सीरम कहते हैं। रुधिराणु क्या है? तो रुधिराणु रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु। तो आरबीसी क्या है? यानी कि लाल रक्त कण। इनका जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इनकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। इनका जो जीवन काल है आरबीसी का वो 20 से 120 दिन तक होता है। आरबीसी का जीवन काल। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हिमेटिन नामक लौह यौगिक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा यौगिक पाया जाता है? हिमेटिन नामक लौह यौगिक पाया जाता है। सोते समय आरबीसी 5% कम हो जाता है और ऊंचाई पर जाने पर यह 30% क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। डब्ल्यूबीसी तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो 2 से 5 दिन का होता है। सिर्फ 2 से 5 दिन डब्ल्यूबीसी का काल होता है, जीवन काल। शरीर को रोगों के संक्रमण से क्या बचाता है? तो शरीर को जो रोगों के संक्रमण से बचाने में डब्ल्यूबीसी सहायता करता है। डब्ल्यूबीसी संक्रमण से शरीर में रक्षा करता है। और डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग जो है वो 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। किसका? न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। रक्त बिंबाणु तो रक्त बिंबाणु यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। जब डेंगू ज्वर के कारण शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर उस वक्त चोट लग जाए तो खून का थक्का नहीं बनेगा और लगातार ब्लड निकलता रहेगा। रक्त समूह की जो खोज है वो कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में की थी। कब की थी? 1900 में की थी। और रक्त में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन एक एंटीजन है। एंटीजन रक्त में पाई जाने वाली जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है वो एक एंटीजन है। और एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। सर्वदाता तो किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता माना जाता है? ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता माना जाता है। यानी कि ब्लड ग्रुप ओ का व्यक्ति किसी को भी ब्लड दिया जा सकता है इसके द्वारा। इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता और इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। सर्वग्राही तो सर्वग्राही क्या होता है? रक्त समूह ए बी, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। इसमें क्या? तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। आरएच फैक्टर क्या है? तो आरएच तत्व या आरएच फैक्टर तो इसकी जो खोज है 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। किसने की थी? तो आरएच फैक्टर की खोज 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। रीसस नामक किसमें? रीसस नामक बंदर में। जिन व्यक्तियों में यह पाया जाता है उन्हें RH प्लस कहा जाता है और जिनमें यह नहीं पाया जाता है उन्हें RH माइनस कहते हैं। अगला टॉपिक है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र तो मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक चलती है। कहाँ से? मुख से प्रारंभ होती है। और आहार नाल की कुल लंबाई लगभग कितनी? 32 फीट यानी कि 10 से 15 मीटर होती है। आहार नाल की जो कुल लंबाई है वो 32 फीट होती है यानी कि 10 से 12 मीटर होती है। और मनुष्य में पाचन की जो प्रक्रिया है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। पाचन के मुख्य 5 चरण होते हैं। अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को मुख में लेना। अंतर्ग्रहण भोजन को मुख में लेना। पाचन जटिल भोजन को सरल अणुओं में तोड़ना। जटिल भोजन को सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन। अवशोषण पचे हुए भोजन का रक्त में मिलाना। रक्त में मिलना यह कहलाता है अवशोषण। स्वांगीकरण अवशोषित भोजन का शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जाना। मल त्याग यानी कि अपोचित भोजन को बाहर निकालना। ये है 5 पाचन के मुख्य चरण। अमाशय अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे रहता है। अमाशय में क्या होता है? अमाशय में जो भोजन है वो 4 घंटे रहता है और भोजन के यहाँ पहुँचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। कौन सा रस? जठर रस निकलता है और यह हल्का पीला और अम्लीय होता है। जठर रस कैसा होता है? अम्लीय होता है। अगर इसका pH मान देखा जाए तो pH मान इसका 7 से कम होगा। जठर रस के घटक और कार्य क्या क्या हैं? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
ये भोजन को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। जीवाणुओं को नष्ट करता है जठररस, और एंजाइमों को सक्रिय करता है। जठररस भोजन को अम्लीय बनाता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है और एंजाइमों को सक्रिय करता है। पेप्सिन क्या कार्य करता है, तो पेप्सिन यह प्रोटीन को खंडित कर पेप्टोन्स में बदल देता है। ये प्रोटीन को खंडित कर पेप्टोन्स में बदल देता है, यानी कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। रेनिन क्या करता है, तो रेनिन ये दूध की प्रोटीन यानी कि कैसीन को दही में बदलता है। रेनिन दूध की जो प्रोटीन होती है कैसीन, उसे दही में बदलता है। यकृत, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रंथि भी है ये। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत, और इसका जो वजन होता है 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है यकृत का वजन। यकृत के प्रमुख कार्य। यकृत कोशिकाएं पित्त का स्राव करती हैं। पित्त का स्राव यकृत कोशिकाएं करती हैं। यह विषैले अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। विषैले अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में। कौन बदलता है, तो यकृत। और यह हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का जो उत्पादन है वो किससे होता है, तो यकृत से होता है, जो शरीर के भीतर रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरिन क्या कार्य करता है, शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। रक्त का धक्के बनने में सहायक है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन भी यहीं बनता है, यानी कि फाइब्रिनोजिन प्रोटीन जो है वो भी यकृत में बनता है, और ये रक्त का धक्का बनने में सहायक होता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की जांच में यकृत की मुख्य सुराग होता है। यकृत से ही इस बात की जानकारी लगाई जाती है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B12 का संचय करता है। यकृत जो है किस किस का, तो विटामिन ए, डी और B12 का संचय करता है। अगला है अमाशय। अमाशय क्या कहते हैं, तो अमाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अमाशय अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित अग्नाशय जो है वो मिश्रित ग्रंथि है, और ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की है। लैंगरहैंस की द्वीपिका, तो अग्नाशय के एक भाग को लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। अग्नाशय के एक भाग को, और इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका और गामा कोशिका। तो बीटा कोशिका यहाँ से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जबकि अल्फा कोशिका यहाँ से ग्लूकागोन निकलता है, और गामा कोशिका, तो गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग हो जाता है, और इसकी अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपोग्लाइसीमिया होता है इसकी अधिकता से। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, और अधिकता से क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। छोटी आंत और बड़ी आंत के क्या कार्य हैं, तो छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत भोजन का पाचन यहाँ पूर्ण होता है। छोटी आंत में जो है भोजन का जो पाचन है वो पूर्ण होता है। आंतों की दीवारों से आंतरस निकलता है जो क्षारीय होता है। आंतरस निकलता है जो क्षारीय होता है, और आंतरस क्या होता है, क्षारीय होता है, यानी कि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। कुछ एंजाइम है और प्रतिक्रिया एंजाइम। इरेप्सिन, तो इरेप्सिन पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलता है। पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलता है इरेप्सिन एंजाइम। माल्टेज क्या करता है, तो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना माल्टेज का कार्य है। लैक्टेज, तो ये लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलना। लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलना। सुक्रोज, तो सुक्रोज करता है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलना। सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलना। लाइपेज, तो लाइपेज वसा को ग्लिसरीन में बदलता है। इसमें लाइपेज जो है वो वसा को ग्लिसरीन में बदलता है। बात ये बड़ी आंत। बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। इसका जो मुख्य कार्य है वो पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण करना है। बड़ी आंत में पाचन क्रिया नहीं होती है, लेकिन इसका जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन से जल का अवशोषण करना है। अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स ये बड़ी आंत के सीकम भाग से जुड़ी एक नली जैसी रचना है, और यह मनुष्य में एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, और यह बड़ी आंत के सीकम भाग से जुड़ी एक नली जैसी रचना होती है। अगला टॉपिक है मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क की सामान्य जानकारी क्या है, तो मानव मस्तिष्क क्या है, तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1350 से 1400 ग्राम होता है। वजन कितना है, 1350 से 1400 ग्राम। यह हड्डियों के मजबूत डिब्बे यानी कि क्रेनियम में बंद होता है। क्रेनियम में बंद होता है, और जो इसे बाहरी चोटों से बचाता है मानव मस्तिष्क को। क्रेनियम हड्डियों का एक मजबूत डिब्बा होता है, झिल्ली।
तो इसके ऊपर की झिल्ली को क्या मेनिनजेस कहते हैं, जिसमें सूजन आने पर मेनिनजाइटिस बीमारी हो जाती है, जो मस्तिष्क की एक बीमारी है, मेनिनजाइटिस बीमारी हो जाती है। अग्र मस्तिष्क, तो अग्र मस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, अग्र मस्तिष्क। इसमें इसके भाग होते हैं प्रमस्तिष्क, तो प्रमस्तिष्क यह मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। स्मरण शक्ति इसी में होती है, यानी कि पुरानी यादें यहीं जमा होते हैं, इसमें प्रमस्तिष्क में। बुद्धिमत्ता, सोचने समझने और तर्क करने की जो शक्ति है वो यहीं से आती है, प्रमस्तिष्क से। नियंत्रण, यह ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, प्रमस्तिष्क वाला भाग ही। थैलेमस, दूसरा भाग है थैलेमस, तो थैलेमस इसका मुख्य कार्य शरीर के बाहर की जानकारी देना है। यानी कि अगर हमें ये गर्म लग रहा है, कोई चीज़ ठंडी लग रही है, किसी चीज़ को गर्म ठंडा महसूस करना, एहसास करना और बाहरी कोई दर्द को पहचानना, तो ये कार्य थैलेमस करता है, मस्तिष्क का थैलेमस भाग। और हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस ये शरीर का सुपर कंट्रोलर है। हाइपोथैलेमस क्या है, तो सुपर कंट्रोलर है। आंतरिक नियंत्रण, भूख प्यास और शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। आंतरिक नियंत्रण क्या करता है, तो भूख प्यास और शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। भावनाएं, प्यार नफरत गुस्सा और खुशी का केंद्र क्या होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। ग्रंथियां, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों और मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों और मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, यानी कि सुपर कंट्रोलर हाइपोथैलेमस को ही माना जाता है। यानी कि भूख प्यास और शरीर के तापमान को कंट्रोल करना, प्यार नफरत गुस्सा, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो ये हाइपोथैलेमस ही इस चीज़ को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस में होता है। मध्य मस्तिष्क, तो मध्य मस्तिष्क ये छोटा भाग है जो देखने और सुनने में मदद करता है। मध्य मस्तिष्क जो है वो छोटा भाग है जो देखने और सुनने में मदद करता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये हमें देखने और सुनने की क्षमता देता है। सेरिब्रल पेडंकल पेडंकल और यह मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से को मेरुरज्जु से जोड़ता है। मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से को मेरुरज्जु से जोड़ता है सेरिब्रल। पश्च मस्तिष्क, तो पश्च मस्तिष्क के भाग हैं दो, सेरिबेलम सेरिबेलम और मेडुला ओब्लागेंटा। सेरिबेलम, तो ये छोटा दिमाग कहलाता है। सेरिबेलम को छोटा दिमाग कहा जाता है। यह चलने या दौड़ते समय शरीर का जो संतुलन होता है, तो संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। शरीर का संतुलन कौन बनाता है, जो हमारे चलने दौड़ने के समय होता है, तो वो सेरिबेलम बनाता है। एल्कोहल प्रभाव, तो शराब पीने पर सबसे पहले यही प्रभावित होता है जिससे इंसान लड़खड़ाने लगता है, सेरिबेलम। मेडुला ओब्लांगेटा यह सबसे पीछे का हिस्सा होता है। मेडुला ओब्लांगेटा ये सबसे पीछे का हिस्सा होता है जो जान बचाने वाली क्रियाएं करता है। कौन सी, जान बचाने वाली, जैसे कि सांस। श्वसन गति को नियंत्रित क्या करता है, मेडुला ओब्लांगेटा करता है। और धड़कन यानी कि हृदय की गति को कंट्रोल मेडुला करता है। और भोजन पचाने और ब्लड प्रेशर को संभालने का कार्य भी मेडुला करता है। मेरुरज्जु, तो मेरुरज्जु यह है द्वितीय मस्तिष्क भी इसको कहा जाता है, मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु को द्वितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसका जो मुख्य कार्य है तो वह प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करना है, यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करना, जैसे कि कांटा चुभने पर हाथ का तुरंत पीछे हटना या पलके झपकना, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हो। इनको जो कंट्रोल करता है वो मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु को द्वितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन की खोज सबसे पहले मार्शल हॉल किसने की थी, तो मार्शल हॉल ने की थी। ईसीजी, ये कुछ परीक्षण है, तो ईसीजी मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाने वाला टेस्ट है। ईसीजी जो है, सॉरी ईसीजी नहीं, ईसीजी तो फेफड़ों से संबंधित होता है। ईईजी मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाने वाला टेस्ट है। सॉरी ईसीजी होता है हार्ट से संबंधित, पता लगाने के लिए। ईईजी मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाने वाला टेस्ट है। कपालीय तंत्रिकाएं, तो कपालीय तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं, तो 12 जोड़ी। और मेरु तंत्रिकाएं तो 31 जोड़ी होती हैं। मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती हैं। एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की खोज लैग्नी ने की थी। किसने की थी, तो लैग्नी ने की थी। अगला टॉपिक है स्वायत्त तंत्रिका। स्वायत्त तंत्रिका, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की खोज किसने की थी, तो लैग्नी ने की थी, जो कि 1921 में की थी। और यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। किसे, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। और इसके जो है 2 मुख्य भाग होते हैं। स्वायत्त तंत्रिका के 2 मुख्य भाग होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। परानुकंपी या पराजुकंपी।
तो अनुकंपी तंत्रिका, तो अनुकंपी तंत्रिका ये इमरजेंसी के समय काम करता है, यानी कि त्वचा, जैसे रोंगटे खड़े कर देता है, आँख की पुतली को फैला देता है, ग्रंथियाँ यानी कि लार के स्राव को कम कर देता है, मुंह का सूखना, हृदय की धड़कन को तेज कर देता है, श्वसन सांस लेने की दर को बढ़ा देता है, रक्त रक्त दाब को बढ़ा देता है, पाचन की क्रिया को धीमा कर देता है। ये कार्य क्या है? अनुकंपी तंत्रिका के कार्य हैं। परानुकंपी तंत्रिका, तो इसका कार्य अनुकंपी के ठीक विपरीत होता है, यानी कि पुतली को सिकोड़ना। तो पुतली का सिकोड़ना किसका कार्य है? परानुकंपी। लार के स्राव और अन्य पाचक स्रोतों में वृद्धि करना, हृदय को सामान्य से कम करना और ब्लड प्रेशर रक्तदाब को घटाकर सामान्य करना, मूत्र की पेशियों में सिकुड़न करना, ये शरीर को आराम देने और ऊर्जा संचय करने का काम करता है। क्या करता है? शरीर को आराम देने और ऊर्जा संचय करने का कार्य करता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक को याद कर लो और दूसरा अपने आप हो जाएगा। अनुकंपी और उसमें क्या क्या अंतर है? तो पसीना आना, डर लगना, गुस्सा आना, पुतली फैलना, धड़कन बढ़ना, ये सब अनुकंपी है। और इसके विपरीत सुख चैन की स्थिति, धड़कन सामान्य होना, भोजन पचना, पुतली सिकुड़ना, ये सब परानुकंपी के हैं। परानुकंपी तंत्र केवल उन अंगों को तंत्रिकाएं भेजता है जहां अनुकंपी तंत्रिकाएं पहले से मौजूद होती हैं, यानी कि वे दोनों हमेशा जोड़े में काम करते हैं ताकि शरीर का संतुलन बना रहे। टॉपिक है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान, कंकाल तंत्र के कार्य क्या हैं? तो जीव विज्ञान में कंकाल तंत्र के कार्य, तो कंकाल तंत्र हमारे शरीर का आधार है और इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। कंकाल तंत्र निश्चित ढांचा होता है, शरीर को एक सुंदर आकार और मजबूती देता है, अंगों की रक्षा है, नाजुक अंगों जैसे मस्तिष्क और हृदय को कवच की तरह बचाता है। रक्त का निर्माण, तो हड्डियों के अंदर स्थित अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण होता है कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। और इनका विनाश तो पीलिया में होता है। खनिज संचय, कैल्शियम और फास्फोरस का भंडारण करता है। खनिज संचय यानी कैल्शियम और फास्फोरस का भंडारण करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये ग्रंथियां अपना जो स्राव है वो सीधे रक्त में छोड़ती हैं और इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि, तो अबटू ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि और अग्नाशय, ये क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अबटू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि और अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि से मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। पीयूष ग्रंथि कपाल की सेला टर्सिका नामक हड्डी के गड्ढे में, इसका जो स्थान है कहाँ होती है? तो ये कपाल की सेला टर्सिका नामक हड्डी के गड्ढे में होती है और लगभग 0.6 ग्राम मटर के दाने जैसी इसकी संरचना होती है, इसका भार इतना होता है। पीयूष ग्रंथि के प्रमुख हार्मोन, तो पीयूष ग्रंथि में कुछ हार्मोन का स्राव करती है। कुछ हार्मोन पे एसटीएच, सोमेस्टोट्रोपिन हार्मोन, ये शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। अधिकता से भीमकायत्व, शरीर बहुत लंबा हो जाना और कमी से क्या बोनापन रह जाना, ये एसटीएच हार्मोन की कमी से होता है। टीएसटी हार्मोन, तो टीएसटी हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये क्या करता है? टीएसएच हार्मोन, तो ये थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन बनाने के लिए प्रेरित करता है। एसीटीएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन यह एडिलीन कार्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। क्या करता है? एड्रिनल कार्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। जीटीएच हार्मोन, तो जीटीएच हार्मोन ये जनन अंगों के कार्य को नियंत्रित करता है। जीटीएच हार्मोन जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये लव हार्मोन भी इसको कहा जाता है। ये प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों को सिकोड़ता है और दूध के समय में मदद करता है, दूध के साथ में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अबटू ग्रंथि, अगला है अबटू ग्रंथि, तो ये मनुष्य के गले में श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। कहाँ पे होती है? मनुष्य के गले में होती है, श्वास नली के दोनों तरफ। ये एच आकार की होती है। कैसे आकार की? एच आकार की होती है। थायरोक्सिन के कार्य, तो थायरोक्सिन यह कोशिकीय श्वसन की गति को क्या करता है? बढ़ाता है। यह कोशिकीय शरीर की गति को बढ़ाता है और यह हड्डियों, बालों और दांतों के विकास में क्या होता है? सहायक होता है। यह हड्डियों, बालों और दांतों के विकास में सहायक होता है। आयोडीन, थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होती है, यानी कि थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है और इसकी कमी से क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है, जैसे गला फूल जाना।
समुद्री खरपतवार में प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन प्रचुर किसमें पाया जाता है? समुद्री खरपतवार। थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन के रोग क्या क्या हैं? तो अल्पश्रवण, थायरोक्सिन के अल्पश्रवण से यानी कि कमी से होने वाले रोग। तो जड़ मानवता, ये बच्चों में होता है, इससे शरीर और मानसिक विकास रुक जाता है यानी कि बौनापन हो जाता है। मिक्सीडिमा, तो यह वयस्कों में होता है और मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और शरीर फूल जाता है। सामान्य घींगा, भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाना, थायराइड ग्रंथि का क्या हो जाना? आकार बढ़ जाना। हाशीमोटो रोग, तो हाशीमोटो रोग, इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, थायराइड की, क्योंकि शरीर की एंटीबॉडीज खुद थायराइड को नष्ट करती हैं। अतिश्रवण, तो इसके अतिश्रवण से क्या होता है? यानी कि इसकी अधिकता से अगर अधिक हो जाए तो इसकी अधिकता से होने वाले रोग। एक्सोपिथेलीमिया, नेत्र गोलक बाहर निकल आते हैं और डरावना चेहरा दिखता है। और प्लूमर का रोग, तो प्लूमर का रोग है थायराइड में गांठें बन जाती हैं, थायराइड में यानी कि जब गले में फूल जाती है तो उसमें गांठें बन जाना। अधिवक्र ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि अगला है, यह किडनी के ऊपर स्थित होती है। कहाँ पे होती है अधिवक्र ग्रंथि? किडनी के ऊपर, इसलिए इसे सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहते हैं। कार्टेक्स, तो इसमें अधिवक्र ग्रंथि जो है वो कार्टेक्स में, कार्टेक्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। किसे? तो फैट के मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, तो ये शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और जल संतुलन बनाए रखता है। क्या? जो और जल संतुलन बनाए रखता है। सेक्स कार्टिकॉइड्स, बाहरी जनन लक्षणों का विकास, बाहरी जनन लक्षणों का विकास। मेडुला, तो यहाँ से एपिनेफ्रिन निकलता है। क्या निकलता है? एपिनेफ्रिन निकलता है, जिसे 3F हार्मोन, 3F हार्मोन कहते हैं। फाइट, फ्लाइट और फियर, यह संकट के समय हृदय गति, श्वसन दर और रक्तचाप को बढ़ा देता है। क्या? एपिनेफ्रिन। जनन ग्रंथियां और प्रजनन ग्रंथियां, तो जनन ग्रंथियां और प्रजनन ग्रंथियां, तो नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये नर जनन हार्मोन होता है। मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोटोस्टेरोन, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। अगला टॉपिक है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, तो श्वसन क्या है? तो वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती हैं, उसे श्वसन कहते हैं। यह एक अपची प्रक्रिया है। क्या है? अपचयी प्रक्रिया है। इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। श्वसन में किस किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है? तो एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। श्वसन के प्रकार, तो श्वसन के प्रकार, अनोक्सी श्वसन, श्वसन के प्रकार, अनोक्सी श्वसन, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसे किण्वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? किण्वन भी कहते हैं। अंत में लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल क्या करता है? बनता है। अंत में लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल बनता है। केवल 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है अनोक्सी श्वसन से। ऑक्सी श्वसन, तो ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन किसमें होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें ग्लूकोज पूरी तरह क्या होता है? टूट जाता है। अंत में CO2 और जल बनता है, CO2 और जल बनता है और कुल 38 एटीपी ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है ऑक्सी श्वसन से। श्वसन के चरण, यानी कि बाह्य श्वसन, तो बाह्य श्वसन गैसों का शरीर के अंदर आना और बाहर जाना। तो निश्वसन और उच्छ्वसन, निश्वसन हवा अंदर लेना, O2 21% इसमें ली जाती है, CO2 0.03%। उच्छ्वसन यानी कि निस्वन हवा अंदर लेना और उच्छ्वसन हवा बाहर छोड़ना, तो इसमें O2 जो है 16% और CO2 4% होती है। गैसों का परिवहन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से गैसों का परिवहन, तो 97%। CO2 मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट्स के रूप में 70%। आंतरिक श्वसन, तीसरा है आंतरिक श्वसन, तो यह कोशिकाओं और रक्त के बीच गैसों का विनिमय है। आंतरिक श्वसन जो है कोशिकाओं और रक्त के बीच गैसों का विनिमय है। कोशिकीय श्वसन, तो कोशिकीय श्वसन
लिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस कोशिकीय श्वसन, यह कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलिसिस जो है ये कोशिका द्रव्य में होता है और इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, और अंत में जो है पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं। इसके पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं ग्लाइकोसिस कोशिकीय श्वसन में। क्रेब्स चक्र, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र, तो क्रेब्स चक्र जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसकी जो खोज है वो हंस क्रेब्स ने की थी और इसी के नाम पर इनका जो नाम है इसका वो क्रेब्स चक्र पड़ा है। हंस क्रेब्स ने इसकी खोज की थी और क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो एटीपी बनती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा बनती है एटीपी में, एटीपी ऊर्जा। श्वसन केंद्र मस्तिष्क के मेडुला ओब्लंगेटा में होता है। श्वसन तंत्र को कंट्रोल मेडुला ओब्लंगेटा करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया रोग। और श्वसन क्षमता घटती है, इससे श्वसन क्षमता भी घट जाती है और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। गैसों का विनिमय फेफड़ों की किस उसमें होता है, तो एल्वियोलाई, क्या एल्वियोलाई में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के प्रति ऑक्सीजन से 250 गुना ज़्यादा आकर्षित होती है। द मोटू गैस इसे कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के प्रति ऑक्सीजन से 200 गुना ज़्यादा आकर्षित होती है। अगला टॉपिक है पोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट। पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कार्बनिक यौगिक है। इनमें सी, एच और ओ का अनुपात होता है, तो 1:2:1 होता है। वर्गीकरण तो मोनोसेक्राइड यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है और इसका और अधिक जल अपघटन नहीं किया जा सकता। मोनोसेक्राइड यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है और इसका अधिक जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। ग्लूकोज, इसे सेलुलर फ्यूल कहते हैं, अंगूर में प्रचुर मात्रा में होता है। यह ग्लूकोज अंगूर में प्रचुर मात्रा में होता है। फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज यह सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। फ्रुक्टोज यह मुख्य रूप से किसमें, शहद और मीठे फलों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, शहद और मीठे फलों में पाई जाती है। ग्लैक्टोज यह स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता, अक्सर दूध की शर्करा के साथ जुड़ा होता है। डाइसेक्राइड यह समान या भिन्न मोनोसेक्राइड के क्या है, 2 अणु मिलते हैं इसमें। सुक्रोज, तो इसे केन शुगर यानी कि गन्ने की चीनी या टेबल शुगर कहते हैं। इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिक्स होते हैं। लैक्टोज, तो इसे मिल्क शुगर कहते हैं और यह दूध में मिठास पैदा करता है। लैक्टोज क्या, दूध में। इसमें ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों मिक्स होते हैं, ये अकेला नहीं मिलता है। और माल्टोज, तो इसे माल्ट शुगर कहते हैं और यह अंकुरित अनाजों में मिलता है। माल्टोज अंकुरित अनाजों में मिलता है। इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं। पॉलीसेक्राइड अनेक मोनोसेक्राइड अणुओं के मिलने से बनने वाली लंबी चैन, ये जल में अघुलनशील होती है। पॉलीसेक्राइड जो है जल में क्या होती है, अघुलनशील होती है। स्टार्च यानी कि मंड, यह पौधों में संचित भोजन है। पौधों में संचित भोजन आलू और अनाज में प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है। ग्लाइकोगन जंतुओं के यकृत और मांसपेशियों में संचित, इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति इसी से बनी होती है, यानी कि पौधों की जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। कपास और कागज शुद्ध सेल्यूलोज है। कपास और कागज क्या है, शुद्ध सेल्यूलोज है। और किटिन कीटों का बाहरी आवरण और कवकों की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य त्वरित ऊर्जा, यानी कि शरीर की ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 50 से 75% हिस्सा इसी से पूरा होता है। किससे, कार्बोहाइड्रेट। और विटामिन सी का निर्माण, तो शरीर में कुछ विटामिन सी के संश्लेषण में सहायक होता है कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण, तो डीएनए और आरएनए का महत्वपूर्ण घटक है कार्बोहाइड्रेट। डीएनए और आरएनए का महत्वपूर्ण घटक है कार्बोहाइड्रेट। फैट में परिवर्तन, आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट शरीर में वसा के रूप में जमा हो जाता है। आवश्यकता से अधिक फैट
से अधिक जो कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर में वसा के रूप में जमा हो जाता है। अगला है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। कैसे? प्रोटीन जो है वो अत्यंत जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, और इसकी जो खोज है तो वो जे बर्जीलियस ने की थी। और ये शरीर का लगभग कितना, तो 15% भाग बनाते हैं प्रोटीन। शरीर का 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। संरचना और निर्माण क्या होता है प्रोटीन का? सभी प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनते हैं। सभी जो प्रोटीन होते हैं वो किससे बनते हैं? तो प्रोटीन सभी अमीनो अम्ल से बने होते हैं। मानव शरीर के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल अनिवार्य हैं। मानव शरीर के लिए कितने? तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो हैं वो अनिवार्य हैं। 10 शरीर स्वयं संश्लेषित करता है और 10 भोजन के माध्यम से लेने पड़ते हैं। 10 स्वयं शरीर संश्लेषित कर लेता है और 10 जो है वो भोजन के माध्यम से लेने पड़ते हैं। प्रोटीन के प्रकार। तो प्रोटीन के प्रकार: सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं, जैसे एल्बुमिन और हिस्टोन। संयुग्मी प्रोटीन अमीनो अम्ल प्लस अन्य समूह, जैसे क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। और व्युत्पन्न प्रोटीन यानी कि प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बने होते हैं ये, जैसे पेप्टोन और पेप्टाइड। प्रोटीन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तो क्या कार्य होते हैं? फिजिकल ग्रोथ, यह कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण का मुख्य आधार है। क्या है? तो ये कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण का मुख्य आधार है, इसीलिए इसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। हमारे शारीरिक विकास में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है प्रोटीन। रिपेयर यानी कि शरीर में पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत और चोट भरने में सहायक होता है प्रोटीन। एंजाइम्स और हार्मोन्स, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सभी जो एंजाइम प्रोटीन होते हैं जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। इंसुलिन जैसा हार्मोन भी प्रोटीन है। इंसुलिन जैसा हार्मोन भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। और ट्रांसपोर्टेशन, हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का क्या करता है? संवहन करता है। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी का निर्माण करना। रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी का निर्माण करना। मस्कुलर मूवमेंट्स, मांसपेशियों के संकोचन के लिए एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जिम्मेदार है। कौन सा? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जिम्मेदार है मांसपेशियों के संकोचन के लिए। प्रोटीन की कमी से होने वाले कुछ रोग: क्वाशियोरकोर। तो क्वाशियोरकोर, बच्चों में हाथ पांव दुबले, पेट बाहर निकल आना, ये क्वाशियोरकोर। और मरासमस, तो मरासमस में बच्चे की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और शरीर पिचक जाता है मरासमस में। अगला टॉपिक है विटामिन और रासायनिक, विटामिन और उनके कुछ रासायनिक नाम, रोग एवं स्रोत। तो विटामिनों के नाम: विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। और इसकी कमी से होने वाला रतौंधी रोग हो जाता है इसकी कमी से। और इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो गाजर, दूध, अंडा, पनीर, यकृत, तेल। विटामिन ए थायमीन, बेरी, मूंगफली, सूखी मिर्च और बिना धुली दाल। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। और त्वचा फटना, आंखों का लाल हो जाना, इसकी कमी से विटामिन बी2 की त्वचा का फटना, जैसे हमारे पैरों का फटना, ये जो है त्वचा फटना, तो विटामिन बी टू की कमी से होता है। आंखों का लाल होना, तो इसके जो स्रोत हैं वो हैं खमीर, कलौंजी, मांस, हरी सब्जियां। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से होने वाला रोग तो स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। और स्रोत तो नींबू, संतरा, नारंगी और आंवलाएं। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन डी कैल्सीफेरोल। रिकेट्स, ये बच्चों में होता है। मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडे और धूप। विटामिन ई टोकोफेरोल, जनन शक्ति का कम होना। पत्ती वाली सब्जियां, अंकुरित गेहूं, इसके स्रोत हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और ये रक्त का धक्का न बनना, इसकी कमी से रक्त का धक्का नहीं बनता है। और इसके स्रोत हैं टमाटर, हरी सब्जियां और आंतों में निर्मित। यानी कि विटामिन का आविष्कार तो फंक ने किया था 1911 में। विटामिन का जो आविष्कार है वो फंक ने किया था 1911 में। विटामिन बी व सी जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ए, डी, ई वसा में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील को याद करने के लिए ट्रिक है
EDA यानी कि कीड़ा। कीड़ा वसा में घुलनशील होते हैं। वसा, तो वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में जो है उपस्थित होते हैं। वसा के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? तो वसा के कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की बाहरी चोटों से रक्षा करना। खाद्य पदार्थ में स्वाद उत्पन्न करना। ये सब वसा के प्रमुख कार्य हैं। वसा के प्रकार, तो वसा 2 प्रकार की होती है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा सामान्य ताप पर ठोस होते हैं। उदाहरण नारियल तेल, घी, ताड़ का तेल। असंतृप्त वसा सामान्य ताप पर द्रव होते हैं। उदाहरण मछली का तेल, वनस्पति, सरसों, सूरजमुखी। वसा से होने वाले रोग, अधिकता, तो वसा की अधिकता से होने वाला रोग शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे धमनी रोग और हृदय घात का खतरा बढ़ता है। शरीर मोटा हो जाता है। और वसा की कमी से होने वाले रोग, त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी आती है और शरीर का विकास रुक जाता है वसा की कमी से। वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त करनी चाहिए। खनिज लवण क्या है? तो खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ है और मानव शरीर में कम से कम 24 प्रकार के जो है खनिज लवण की आवश्यकता होती है। और ये शरीर के कुल वजन का कितना? तो 4 से 5% जो है वो खनिज लवण होते हैं, जबकि प्रोटीन 14% होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। यानी कि खनिजों का जो मुख्य कार्य होता है वो शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। प्रमुख खनिज लवण क्या है? सोडियम। प्रमुख खनिज लवण सोडियम। तो दैनिक मात्रा जो है वो 2 से 5 ग्राम। यह रक्त दाब को नियंत्रित करता है। सोडियम क्या करता है? रक्त दाब को नियंत्रित करता है। ये पेशियों के संकुचन और तंत्रिका आवेग के संचरण में मदद करता है। स्रोत क्या है? तो सोडियम के साधारण नमक, मछली, मांस, अंडा, दूध। पोटेशियम को कैसे व्यक्त किया जाता है? ये कोशिका के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है। कहाँ पे? तो कोशिका के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है। यह हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को सुचारू रखता है। क्या करता है? तो नाड़ी संस्थान के कार्यों को सुचारू रखता है। इसके जो स्रोत हैं वो सभी खाद्य पदार्थ, फल और सब्जियां हैं। कैल्शियम, तो कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। रक्त के थक्के जमने में भी सहायता करता है कैल्शियम। पेशीय संकुचन में भी भूमिका निभाता है कैल्शियम। और इसकी कमी से होने वाले रोग, ओस्टियोपेरोसिस हड्डियों का कमजोर होना। इसका स्रोत है दूध, पनीर, हरी सब्जियां और अंडा। फास्फोरस, तो फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। फास्फोरस ये शरीर के तरल पदार्थों में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है। और इसका स्रोत क्या है? तो दूध, अनाज, मांस और पनीर। लोह का कार्य होता है रक्त लाल कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन रक्त निर्माण के लिए आवश्यक है, जो ऑक्सीजन का संवहन करता है। और इसकी कमी से क्या? एनीमिया रोग हो जाता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे श्वसन भी धीमा हो जाता है। स्रोत है पालक, सर्वोत्तम स्रोत इसका पालक है। फिर मेथी, यकृत, अंडा, गुड़। आयोडीन, तो आयोडीन से गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। और इसकी कमी से क्या? घेंघा रोग हो जाता है, गले में सूजन आ जाती है, यानी कि गला फूल जाता है। आयोडीन युक्त नमक, समुद्री मछली, हरी पत्तेदार सब्जी। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्या है? तंत्रिका तंत्र और पेशियों की कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। मैग्नीशियम तंत्रिका तंत्र और पेशियों की कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। यह एंजाइम की सक्रियता बढ़ाता है। स्रोत क्या है? सब्जियां, अनाज और नट्स। तांबे का कार्य होता है हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में लोहे की सहायता करता है। संयोजी ऊतकों के विकास में सहायक है।
स्रोत, मांस, यकृत, अनाज। कुछ अन्य महत्वपूर्ण खनिज भी दिए हुए हैं जैसे कि कोबाल्ट। तो कोबाल्ट विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है। किसका? कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है और इसकी कमी से रक्ताल्पता हो सकती है। फ्लोरीन दांतों के इनेमल की सुरक्षा करता है। इसकी अधिकता से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। जस्ता इंसुलिन हार्मोन के कार्य के लिए आवश्यक है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन के कार्य के लिए आवश्यक है और घाव भरने में क्या करता है? सहायक होता है। जस्ता मैग्नीज हड्डियों के विकास और प्रजनन क्रिया में सहायक है। मैग्नीज जो है वो हड्डियों के विकास और प्रजनन के लिए सहायक है। क्लोरीन तो क्लोरीन जठर रस के निर्माण में सहायक होता है। क्लोरीन किसमें? तो जठर रस के निर्माण में सहायक होता है। गर्भवती महिलाओं में अक्सर कैल्शियम और लोहे की कमी हो जाती है। सल्फरस प्रोटीन के निर्माण में सल्फर तो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। जल की एक महत्वपूर्ण अवयव है। जल भी एक महत्वपूर्ण अवयव है और शरीर के ताप को वाष्पीकरण द्वारा नियंत्रित। और अब देख लेते हैं हम कुछ जीवाणुजनित रोग, जीवाणुजनित यानी कि विषाणुजनित, और कुछ ये रोग। और ये जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक है जीवाणुजनित रोग। हैजा, विब्रियो कोलेरी, टाइफाइड, सल्मोनेला टाइफी। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्षय रोग जिनके बैक्टीरिया के नाम है। टिटेनस तो टिटेनस कोलेस्टेरियम टिटेनी। प्लेग पास्चरेला पेस्टिस। डिफ्थीरिया क्लोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया। विषाणुजनित रोग तो विषाणुजनित रोग एड्स HIV वायरस। चेचक वेरियोला वायरस। पोलियो वायरस। रेबीज रैबिडो वायरस। डेंगू अर्बो वायरस। खसरा मोरबीली वायरस। क्या है? मोरबीली वायरस। और परजीवी जनित रोग मलेरिया तो मलेरिया एक परजीवी जनित रोग है। और ये किससे? तो इसके परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम यानी कि मादा एनोफ्लीज मच्छर प्लाज्मोडियम। पायरिया एंटी अमीबा जिंजीवेलिस। कालाजार लीसमैनिया डोनोवानी। पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। निंद्रा रोग ट्रिपेसोनोमा। अब कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण हैं क्योंकि यहाँ से ये एक जगह पे मैंने इसलिए कराया क्योंकि यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा यहीं से बनते हैं। विडल टेस्ट तो विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड की जांच हेतु किया जाता है। एलिसा टेस्ट एड्स की जांच हेतु। मानटॉक्स तो मानटॉक्स टेस्ट टीबी की जांच हेतु। मानटॉक्स परीक्षण टीबी की जांच हेतु।